तो मैंने अभी आपको फास्फोरस चक्र के विषय में बताया। फास्फोरस चक्र वास्तव में क्या है? ये पौधों और जानवरों के माध्यम से जल्दी से फैलने वाली स्थिति है, जिसमें कहा जाए सबसे धीमी गति या मंद गति से चलने वाला जैव रासायनिक चक्र है, जो कई एक माध्यमों से प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर फैलता है। सबसे पहला इसका जो माध्यम मैंने भी आपको बताया वो टेक्टोनिक उत्थान है। टेक्टोनिक उत्थान अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी विभिन्न प्रकार के प्लेट्स से बनी हुई है, 7 पत्थरों से जुड़ी हुई है, और ये 7 पत्थरों के द्वारा इनका हिलना, इनके अंदर जो लावा है उसका बाहर आना, ये सब कुछ जो है वो टेक्टोनिक उत्थान के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसमें फास्फोरस युक्त चट्टानों का निकलना, जैसे एपेटाइट का सतह पर अपक्षय होना, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा सोर्स मैंने बताया फास्फोरस युक्त चट्टानों का भौतिक क्षरण और रासायनिक और जैविक अपक्षय होना, जिससे बड़ी मात्रा में घुलित एवं कण फास्फोरस का मृदा, झीलों और नदियों में विलय हो जाना। फास्फोरस की तीसरा जो सोर्स है वो नदियों में उपसतह परिवहन के माध्यम से झीलों से महासागर तक फैल जाना। और चौथा जो है वो है पार्कुलेट मैटर्स। पार्कुलेट मैटर्स का मतलब होता है छोटे छोटे धूल के कण। अब छोटे छोटे धूल के कणों में इतनी छोटे अणु रूप में ये फास्फोरस विद्यमान हो जाता है, जो प्रकृति में उड़ते उड़ते फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और हर जगह विद्यमान हो जाता है। इस प्रकार से फास्फोरस के मैंने आपको यहाँ पर चारों प्रकार के सोर्सेस का वर्णन किया। फास्फोरस चक्र, इस प्रकार फास्फोरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, इसे फास्फोरस चक्र कहा जाता है। तो बिगिन करते हैं। सल्फर साइकिल। साइकिल का मतलब हुआ सल्फर का एटमॉस्फेयर में उसी स्वरूप में वापस आ जाना जिस स्वरूप में वो एटमॉस्फेयर में मूल रूप में पाया जाता है, उसके स्वरूप में बदलाव होना और फिर उसी स्वरूप में वो वापस आ जाए, इसे कहेंगे सल्फर चक्र। सल्फर चक्र प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो चट्टानों, जल के माध्यम से और जीवित प्रणालियों के बीच गतिमान रहता है। इस तरह के जैव रासायनिक चक्र भूविज्ञान में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कई खनिजों को प्रभावित करते हैं। जीवन के लिए बायो जियोकेमिकल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सल्फर एक आवश्यक तत्व है जो कई प्रोटीन और सल्फर यौगिकों का एक घटक होने के नाते विभिन्न सूक्ष्मजीवी श्वसन में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक सल्फर चक्र में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के माध्यम से, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब हुआ ऑक्सीजन की विलय से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से, माध्यम से सल्फर प्रजातियों के परिवर्तन शामिल है जो भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत मेजर रोल देखते हैं, SO2। अब सल्फर डाइऑक्साइड काफी महत्वपूर्ण तत्व है। इसका प्रमुख कार्य होता है फलों और मेवों को सड़ने से बचाना। तो जनरली फूल या कहा जाए तो जहाँ पर किसी संरक्षण या प्रिजर्वेशन स्थानों पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जब इसकी खोज नहीं हुई थी तो फल, अब सपोज करिए केले ने बड़े पैमाने पे विकसित हुए। एक सीजन आया जब लाखों लाख टन केले विकसित, आम आया और आम हजारों लाखों टन जो है आम एक साथ पैदावार हो गया। अब एक साथ इतना आम का उपभोग नहीं हो सकता और एक साथ इतने बड़े पैमाने पे केले का उपभोग नहीं हो सकता, फल का उपभोग नहीं हो सकता। उसे हम दूसरे स्थानों पर जो है वितरित कर सकते हैं, परंतु वितरित करने में भी एक वक्त लगेगा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में एक वक्त लगेगा, कई बार ये महीनों लग सकता है। ऐसी स्थिति में वो फल तो सड़ जाएगा जब तक दूसरे क्षेत्र में पहुंचेगा। तो फल का उसी स्वरूप में सड़ने से बचने के लिए एक विकास, एक खोज हुई सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार से एक संरक्षक कार्जन का रोल अदा करता है फलों को सड़ने से। इसका एक दूसरा उपयोग है, वो है इसका प्रयोग वाइन बनाने के लिए किया जाता है। ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब समझते हैं, एन एजेंट दैट मेक्स थिंग्स व्हाइट और कलरलेस, यानी जो रंग को उड़ा दे, रंगहीन कर दे। तो किसी भी चीज में रंग को साफ करने के दृष्टिकोण से, एग्जाम्पल के रूप में चीनी होती है तो चीनी का रंग भूरा होता है जनरली, परंतु अगर हम उसे ब्लीचिंग एजेंट से पास से गुजारें तो उसका रंग साफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो व्हाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्लीचिंग एजेंट का भी कार्य करता है। हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, जो वायु की ओर ऊपर उठकर बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अम्लीय वर्षा का कारण
एसिड रेन, ये जान लीजिए एसिड रेन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद वो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में बदल जाता है और एसिड रेन कराता है। एसिड रेन के लिए दो तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये दोनों ही जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही एसिड रेन के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट कहा जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वाष्प जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया के उपरांत सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, जो बादलों द्वारा संघनित कर लिए जाने के उपरांत वर्षा के माध्यम से भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से पत्थरों का झरना देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, ताजमहल की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 200 किलोमीटर तक विद्यमान सभी फैक्ट्रीज को बैन कर, इसका उद्देश्य यही था, ये देखना कि ताजमहल की खूबसूरती बरकरार। कारण था कि ये 200 किलोमीटर तक जो फैक्ट्रियां, ये फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत एसिड का नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ तक देखा गया सल्फर ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड्स को एटमॉस्फेयर में छोड़, जो कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की ओर ऊपर उठने से ये बादलों द्वारा बादलों के बेड में संघनित होने से ये बादलों द्वारा अवशोषित करते हैं। कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बादल हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है और यहाँ नीचे से कल कारखानों के निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि जो ब्लास्ट करने से निकलता है, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए और ये फिर बादल द्वारा वाटर के साथ रिएक्ट हुए और ये बेड आगे बढ़ा और ये बादल आगे जाकर स्पेशल मॉन्यूमेंट्स पर, जो विशेष मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर बारिश करके उनको नुकसान, अब पत्थर तक झरने लगे। परिणाम स्वरूप पत्थरों को झरने की प्रक्रिया देखने को मिली। परिणाम स्वरूप ताजमहल की खूबसूरती फीकी होने लगी और अगर ऐसे ही प्रक्रिया चलती है तो ऐसी स्थिति आ जाएगी ताजमहल वास्तव रूप से पूरा ही झड़ जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरी तरीके से गला देगा और परिणाम स्वरूप हम ये कहेंगे कल यहाँ पर ताजमहल हुआ करता है और वह स्थान केवल देखने के लिए रहेगा। इसलिए इसे रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड इत्यादि की वॉल्यूशन ना हो, कम से कम हो, इसलिए प्रैक्टिस को रोक लगाई। तो यहाँ पर हम समझे तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है सल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैंने आपको तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी बना रखा है SO2 प्लस हाइड्रोक्सिल HOSO2, यहाँ पर सल्फर रिएक्टिंग विद ऑक्साइड और HOSO2 फिर अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोक्सिल्स के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब ये खतरनाक गैस होती है जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ये ना SO2 है और ना ही 2SO है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये ऊपर होकर हल्की होकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है। और ये अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है और आकाश में जाती है, बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। परिणाम स्वरूप
बड़े पैमाने पर एसिड रेन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के विषय में चर्चा कर लें। नाइट्रोजन जनरली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बड़े ताप के साथ पनपता है और ये भी एटमॉस्फेयर में विलीन होता है। तो बड़े बड़े जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, ईंट भट्टे होते हैं, जनरली ईंट भट्टों में नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में एक्चुअली नाइट्रोजन जो पनपता है वो हाई फ्लेमेबल स्थिति में पनपता है, यानी जब काफी ज्यादा तेज टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ईंट भट्टों में बनाया जाता है, जिससे ईंट पकती है। तो वहीं पर ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पनपते हैं और ये हल्के होते हैं, सीधा सीधा ऊपर निकलते हैं, तो बादलों द्वारा, वाटर वेपर द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो ये ही नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड में बन जाता है। और जब यही अगर बाई चांस बादलों द्वारा अवशोषित नहीं हुए और ऊपर निकल गए, तो ये पहुंचते हैं समताप मंडल में, तो ओजोन के द्वारा रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट तो करते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ओजोन भी है, दोनों मिलेंगे O3 और फिर NO, रिएक्ट करके तुरंत बन जाएगा 2O2 और एक N रिलीज हो जाएगा। 2O2 भारी होगा, वो ऑक्सीजन है, नीचे चला आएगा, इस प्रकार से ओजोन में पहुंचेगा तो ओजोन मंडल को क्षति कर देगा, बादलों द्वारा अवशोषित हो जाएगा, तो पानी के साथ रिएक्ट होकर ये नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा और फिर नुकसान होगा। ये सब कुछ देखा जा रहा है कि जितना भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट एक तरीके से हमें प्रकृति के शोषण की और प्रकृति के नुकसान या प्रकृति को क्षति पहुंचाने को ही दिख रहा है। इस प्रकार से ये डेवलपमेंट अच्छा भी है और डेवलपमेंट एक प्रकार से हमारे लिए विनाशकारी भी है। इसलिए डेवलपमेंट ऐसा हो कि विकास हो, पर आने वाले जनरेशन के अनुसार विकास हो, आने वाले जनरेशन के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम रास्ते खुले। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, तो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है स्मोक प्लस फॉग। इसका निर्माण धुएं और कोहरे के संयोजन से होता है। इट इज फॉर्म्ड विद द कंजंक्शंस ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एक पोर्टमैंटो शब्द है। पोर्टमैंटो का मतलब क्या होता है? पोर्टमैंटो का मतलब होता है कि दो ऐसे भिन्नार्थी शब्द, भिन्नार्थी यानी डिफरेंट मीनिंग या डिफरेंट सेंस वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स हैं, जिनको जोड़ने से एक तीसरी मीनिंग का वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पर हम देखें तो स्मोक में क्या हो रहा है कि हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ दे रहे हैं। आप देखिए, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, स्मोक प्लस फॉग, जिससे ये स्मोक बना। एक और उदाहरण दिया जा सकता है पोर्टमैंटो शब्द का, ब्रह्मोस, जिसमें हम ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा एक नदी का नाम है और मॉस्कोवा दूसरी नदी का नाम है, मॉस्कोवा। और हमने ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दैट इज पोर्टमैंटो शब्द, यानी दो शब्द जो भिन्न अर्थों के हैं उनको इस प्रकार से जोड़ा गया जिनसे कि एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण हो। अब स्मोक जनरली हम देखते हैं कि धुएं में जब कोहरा, ठंडी के समय में कोहरे में जब धुंध का विलय हो जाता है तो हमारी जो कहा जाए विजुअलिटी वो घट जाती है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स अगर आ जाते हैं तो वो पूरा ही आसमान एक प्रकार से काला हो जाता है। जनरली कुछ ठंड में ऐसा अक्सर देखा गया है कि बड़ी मात्रा में जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर्स कह सकते हैं कि लेड, कार्बन और कई ऐसे एमिटेड सल्फर्स इत्यादि बढ़ते हुए चले जाते हैं जो हाइड्रोकार्बन से निकलते हैं,
धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल प्रदूषण फैल जाता है और पॉल्यूटेंट्स इतना ज्यादा हो जाते हैं कि ये धुंध में समाने लगते हैं और कोहरे और इस धुएं यानी इस धुंध की वजह से विजुअलिटी लो हो जाती है और इसकी वजह से जो है पूरा अंधेरा फैल जाता है और फिर वहां पर कई बार फ्लाइट्स इत्यादि को भी उड़ने की इजाजत नहीं है। स्मॉग जनरली वेस्ट बंगाल इत्यादि में या चाइना में बीजिंग में भी पिछले वर्ष इतना ज्यादा हो गया था कि फ्लाइट्स वगैरह रोक दिया गया था और रेड एरिया घोषित कर दिया। तो इसे कहते हैं स्मॉग यानी स्मोक। क्लियर? स्मॉग समझ में आ गया? यस सर। पार्टिकल्स की बात करेंगे। सूट पार्टिकल्स जब हाइड्रोकार्बन्स पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाते तो बचा हुआ प्रोडक्ट को सूट पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे आपका सही एग्जांपल दिया जाए इस पर तो कालिख और या ये कह सकते हैं कि आप आंखों में जो काजल लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु वास्तव में कहा जाए तो अर्धजला कार्बन पार्टिकल, अर्धजला कार्बन पार्टिकल। अभी पेट्रोल को आप रख दीजिए और उसको एक झटके में दूर से उस पर एक माचिस के तीर फेंक, फिर देखेंगे बड़ी तीव्र गति से एक बड़ा गुबार उठेगा आग का और बड़ी तेजी से जल जाएगा और सारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण दिखाई देने लगेंगे। तो वास्तव में ये कण ही स्मॉग सूट कहा जाता है, सूट पार्टिकल्स, अर्धजलीय कार्बन मटेरियल्स, जिसे हम कहेंगे सूट पार्टिकल्स। क्लियर?